इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सिद्ध भगवंतों की स्तुति का यह क्रम पिछले कई दिनों से चल रहा है, अभी भी जारी है। भगवान के गुणों का स्तवन करते हुए जो सिद्ध भगवान की स्तुति आचार्य पूज्यपाद महाराज ने की, हम उसी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। भगवान के सुख कई प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए हैं और भगवान के सुख की विशेषता अगर हमें क्वचित कदाचित भी कभी याद आ जाती है तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल देने का कारण बन जाती है। जिस चीज पर हमारा विश्वास होता है, हमारा माइंड उसी चीज की ओर इंक्लाइंड होता है। हम जिस चीज को अपने विश्वास में रखते हैं, हमारा विचार उसी ओर झुक जाता है। इसीलिए ये स्तुति बार बार आपसे इसलिए बताई जा रही है, इसलिए कही जा रही है कि आपके लिए यह स्तुति कहीं फीकी ना लगती हो, कहीं आपको इस स्तुति को सुनते सुनते ऊब ना आ जाए। और अगर आप इस स्तुति को सुनकर के ऊबने की बजाय डूब रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी आपके अंदर की पहचान होगी कि आप भगवान की स्तुति में ऊब नहीं रहे हैं, डूब रहे हैं। इसीलिए आप भव्य प्राणी कहलाते हैं। ये भव्य प्राणी की एक विशेषता है। जो भव्य प्राणी होता है वह भगवान की स्तुति से ऊबता नहीं है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा? कितने दिन हो गए वही सिद्ध भगवान, वही सुख, ऐसा नहीं वैसा नहीं, घुमा घुमा करके वही वही बातें बार बार की जा रही हैं। ऊब आने लगी महाराज। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा? तो क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है? डूबते हैं उसमें। जब हम डूबते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा विश्वास भी सिद्धों की ओर बढ़ता है। और यही डूबना एक तरह से कहा जाता है कि सिद्ध भगवान भले ही ऊंची ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो सिद्ध भगवान की भक्ति में डूबता है, सिद्ध भगवान उसे भी अपने पास में उतनी ऊंचाई पर उठा लेते हैं, बुला लेते हैं। ये ध्यान रखना है। इसलिए सिद्ध भगवान के गुणों का स्तवन करना हम सभी के लिए बहुत ही आनंददायक होना चाहिए। भगवान की स्तुति करते हुए कई विशेषण आपके सामने रखे गए। वृद्धि राशव्यपेतम विषय विरहितम, ये सब हो चुका। आगे एक और विशेषण आ रहा है, निष्प्रतिद्वंद भावम। क्या है आज का टॉपिक? निप्रतिद्वंद भाव। प्रतिद्वंद के भाव से रहित हो गए हो। प्रतिद्वंद, वैसे द्वंद ही अपने आप में दो के बीच में छिड़ जाता है तो वही अपने आप में कलह कहलाता है। लेकिन फिर उस द्वंद के साथ में कोई दूसरा और जुड़ जाता है तो प्रतिद्वंदी कहलाने लग जाता है। जहां पर एक ही चीज की प्राप्ति करने के लिए एक से अधिक लोग तैयार हो जाते हैं तो वहां पर प्रतिद्वंद अपने आप होने लग जाता है। और उन्हीं जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को प्रतिद्वंदी कहा जाता है। सुन रहे हो? दुनिया की ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी ऐसी ब्रांच है, कौन सा ऐसा चैम्बर है जहां पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो? कौन सा ऐसा व्यापार है जहां पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो?
प्रतिद्वंदी तो हर जगह मिलेंगे। अगर आपका कपड़े का व्यापार है तो उसके भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, ग्राहक तो बहुत सारे होते ही हैं, लेकिन दुकानदार भी बहुत सारे होते हैं। उस व्यापार को बढ़ाने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं, और वो सभी लोग जो हमारे बराबर में दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, वो सब हमारे लिए एक तरह से प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। ये प्रतिद्वंदता जब तक संसार में है कभी छूटती नहीं है। बच्चों को देखो, बचपन से ही कंपटीशन शुरू हो जाते हैं उनके। क्लास में रहते हैं तो क्लास में सबसे बढ़कर के मार्क्स आना चाहिए। ये क्या है? ये प्रतिद्वंद की भावना है। क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो मेरा बच्चा उन सब में ऊपर है। एक क्लास के कई बहुत सारे और सब क्लासेज होती हैं, उन सबको मिलाकर के भी पूरी स्कूल में भी अगर बच्चे के सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं तो बच्चा हम सब में बहुत ऊपर है। ये प्रतिद्वंदता का भाव बच्चे के अंदर भी बढ़ता चला जाता है। बच्चा जब और आगे बढ़ता है तो उसे किसी भी तरीके के कंपटीशन देने पड़ते हैं। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये सब क्या है? ये सब हमें प्रतिद्वंदता सिखाते हैं। आगे बढ़ो, भीड़ में रह करके भी सबसे आगे निकलो, और भीड़ में रह करके जो इस तरह से आगे निकलने की हिम्मत रखता है वही आगे बढ़ता है, वही आगे पहुंचता है, वही वीर कहलाता है। और इस तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। हम हमेशा प्रतिद्वंदता के भाव में जीते हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं उन सबके प्रति हम अपने अंदर एक प्रतिद्वंदता का भाव रख ही लेते हैं। व्यापारी के प्रति, एक ऑफिस में काम करने वाले अनेक लोग होते हैं, उनके बीच में भी कौन ज्यादा है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, ये प्रतिद्वंदता का भाव हमेशा बना ही रहता है। जिसे हम कहें एक दूसरे को कॉम्पीट करना या एक दूसरे से कंपैरिजन करना। ये दोनों तरीके के भाव जो हैं हमारे अंदर एक प्रतिद्वंदता का भाव लाते हैं, और हम जीवन के अंत तक भी शायद इस प्रतिद्वंदता से बच नहीं पाते। सब कुछ प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं ये जीवन में किसी ना किसी से अपने आप को श्रेष्ठ या अपने आप को हीन मानने का भाव आदमी के अंदर बना ही रहता है। या तो अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है, किसी से बेटर मान लेता है, या अपने आप को किसी से कमतर मान लेता है। और इस तरह की ये दोनों ही प्रकार की भावनाएं उसके अंदर एक बहुत बड़ा भीतर से प्रतिद्वंदता का भाव क्रिएट कर देती हैं, और ये भाव अपने आप बनता है। घर के लोगों में भी अगर 4 लोग हैं उनमें भी बन जाता है। एक पिता के 4 बेटे हैं, 4 बहुएं भी हैं, उनमें भी बन जाता है। कभी व्यक्त हो जाता है, कभी नहीं भी व्यक्त होता है, लेकिन भीतर आता है। किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो बेटे के रूप में हो, चाहे वो बहू के रूप में हो, चाहे वो बेटे का भी बेटा क्यों ना हो, हर किसी के अंदर उस व्यक्ति को देख करके या अपने आसपास के परिवेश को देख करके एक प्रतिद्वंदता का भाव आ जाता है। अगर घर में 4 बेटे हैं और उन 4 बेटों के भी 4 तो नहीं है, एक ही एक हो जाए तो बहुत है ना। अगर 4 हो जाए तो अच्छा होगा, बुरा होगा? कोई नहीं चाहता 4 बेटे। एक बेटे के और 4 बेटे हो जाए, हम तो यही भावना करते हैं। जितना ज्यादा जैन कुल में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या होगी, उनके कल्याण की संभावनाएं उतनी ज्यादा खुल जाएंगी। हम तो यही भावना रखते हैं। यूं नहीं सोचते कि वो जनसंख्या बढ़ जाएगी। जनसंख्या तो बेवजह के लोगों से जो बढ़ती है उसका नाम जनसंख्या बढ़ना कहलाता है। जो लोग पुण्यवान हैं, जो लोग योग्य होते हैं, जो लोग व्यापार में बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर उठते हैं, और जो लोग बहुत अच्छा टैक्स भी पे करते हैं और बहुत ज्यादा लिटरेट होते हैं, अगर इन लोगों की संख्या देश में बढ़ेगी तो देश का भला होगा, देश का कभी बुरा नहीं होगा। इसलिए अच्छे वर्ग के लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, चाहे वो जैन हो, चाहे ब्राह्मण हो,
चाहे वो ये वैश्य वर्ग के लोग हों जो अनेक तरह के व्यापारों में लगे रहते हैं, इनकी संख्या बढ़ेगी तो ही भारत की उन्नति होगी, अन्य के लिए नहीं कह सकते हम। इसलिए अच्छे लोगों को अपनी संख्या बढ़ा करके अपना बल बढ़ाना चाहिए और हमेशा देश के लिए, समाज के लिए अच्छा करने के लिए हमेशा अपने अंदर भाव रखना चाहिए। ये अच्छे लोगों की संख्या के बल पर ही संभव है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर एक घर में 4 बेटे हैं और उन चारों के भी 4-4 हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा बल हो जाता है, बल। ये बात अलग है, थोड़ी बहुत प्रतिद्वंद्विता रह सकती है, वो अपने मानसिक भावों में रहती है, लेकिन उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये भाव तो अपने अंदर तब भी आ जाता है जब, जैसे दौरानी है, जेठानी है, दौरानी का भी बेटा है, जेठानी का भी बेटा है मान लो, और दादाजी एक है। नहीं समझ आया? अब दादाजी कौन से बेटे को ज्यादा खिला लेते हैं, दौरानी वाले को, जेठानी वाले को? किसको ज्यादा बाहर लेकर के जाते हैं, किसको ज्यादा टॉफी खिलाते हैं, किसके लिए ज्यादा घोड़ा बन जाते हैं? तो बहुएं देखती रहती है, और वो देख करके भी अगर किसी के लिए कम हो जाता है, किसी के लिए ज्यादा हो जाता है तो भाव आ ही जाता है। इनको ज्यादा चाहते हैं, इनको कम चाहते हैं। बस जहां ये ज्यादा और कम का भाव आया वही प्रतिद्वंद्विता का भाव हो गया। हम कैसे बच पाएंगे? बड़ा परिवार भी जरूरी है, और परिवार बड़ा ना हो तो हमारी समाज तो बहुत बड़ी है ही। हम समाज के बीच में रहते हैं, समाज के लोग जानते हैं, तो समाज के बीच में भी हमारे अंदर वो प्रतिद्वंद्विता आ ही जाती है। हर व्यक्ति हमेशा एक ओहदे पर नहीं रह पाता, कभी अध्यक्ष बनते हैं, मंत्री बनते हैं, कभी कमेटियां बदल जाती हैं, तो कभी जो बदल गए तो नए आ गए, तो वो नए करंट में अध्यक्ष हो गए और वो एक्स अध्यक्ष हो गए। तो ये भी एक प्रतिद्वंद्विता का भाव बन जाता है। इस तरह के भावों में जीने से आपके अंदर कभी कभार थोड़ी सी मानसिकता बिगड़ जाती हो, या कभी कभार आपके अंदर ये भाव आ जाता हो तो चल जाएगा, लेकिन ये भाव ज्यादा बिगड़ना नहीं चाहिए, ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। कौन सा भाव? प्रतिद्वंद्विता का भाव। हम पहले अध्यक्ष थे, अब हम अध्यक्ष नहीं है, हम पहले मंत्री थे, अब हम मंत्री नहीं है, पहले हम पद में थे, अब हम पद पर नहीं है, पहले हम ट्रस्ट में थे, अब हम ट्रस्ट में नहीं है, पहले हम कमेटी में थे, अब हम कमेटी में नहीं है। ये भाव भी कभी आपको परेशान करता तो होगा, हैं? बोल नहीं रहे हो? करता तो होगा। अगर ये करता है तो समझना चाहिए कि ये भाव हमारे लिए प्रतिद्वंद्विता के भाव के रूप में कभी भी उभर के ना आए। और एक बहुत अच्छी युक्ति आपको बता रहा हूं, अगर आपको इन भावों से ऊपर उठना है, इन भावों से बचना है, सिद्ध भगवान तो पूरी तरह से प्रतिद्वंद्विता से रहित हो गए, उनके लिए तो प्रतिद्वंद्विता नाम की कोई चीज है ही नहीं। कितने ही उनके बाद, उनके पहले कोई भी सिद्ध बन जाए, वो सब आपस में एक समान है। किसी के अंदर कोई भी भाव में ना कभी कमी आएगी, ना कभी कमी भविष्य में आएगी, और ना कभी कमी रही है। सबके भाव बिल्कुल एक समान हो जाते हैं। ये सिद्ध भगवान को इसलिए निष्प्रतिद्वंद कहा गया है। अब हमारे भाव एक समान नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करें? एक बहुत अच्छी युक्ति आपको बता रहा हूं। भाव और विचार से ही सब कुछ संभव होता है दुनिया में। आपके सामने समाज है, आपके सामने बहुत लोग हैं, लेकिन आप एक विचार अपने दिमाग में जरूर रखें, सबके प्रति प्रेम रखें, सबके प्रति प्रेम रखे। आदमी सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए, विश्वास कम लोगों के प्रति रखना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? प्रेम सबके प्रति रखो, विश्वास कुछ लोगों के प्रति रखो, और बुराई किसी की भी ना करो, तो आपका जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। संसार में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी, बड़े घर परिवार में रहते हुए भी प्रतिद्वंद्विता से बचकर के रहने का यह सूत्र बता रहा हूं आपको। समझ में आ गया? प्रेम सबसे रखो। घर में जितने भी बेटे हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, समाज के लोग हैं, सबसे हमारा प्रेम भाव। विश्वास की बात, जिनसे हम अपनी आपस की समझ की बातें करते हैं, जिनसे हम अपने कभी
खराब समय में अपना विश्वास के साथ में उनसे हम मंत्रणा करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो विश्वास के लोग कम होते हैं, लेकिन प्रेम सबसे होता है। और फिर उसके बाद में जो बच जाए उनको देखो, उनके प्रति भी कुछ रख सको या ना रख सको, लेकिन उनकी कभी बुराई ना करो, तो अपने आप में आपके अंदर एक भलाई का भाव आ जाएगा, आप एक अच्छे इंसान बने रह जाओगे और इस प्रतिद्वंदता के भाव से ऊपर रहोगे, इससे परेशान नहीं होगे। ये निष्प्रतिद्वंदता का भाव अपने आप में बहुत बड़ा भाव है। ये तब तक नहीं छूटता जब तक देह रहती है, शरीर रहता है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक प्रतिद्वंदता लगी हुई है। हर जीव एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना रहता है। पूरे यूनिवर्स के अंदर देखेंगे आप, तरह तरह के जीव होते हैं, वो सब परजीवी जीव होते हैं। सबसे ज्यादा परजीवी मिलेंगे। परजीवी का मतलब जिनका जीवन दूसरों से चलता है। जैसे एक दिन अमरबेल का उदाहरण दिया था, ये कैसे जीव है? परजीवी। हम देखते हैं कि सभी परजीवी होते हैं। आखिर हम और आप भी क्या हैं? परजीवी नहीं है क्या? लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता होगा शायद। क्या हमारा जीवन दूसरे के बिना चल सकता है? हम अगर कोई भी वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, हम किसी भी तरह की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वातावरण का हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो क्या हम परजीवी नहीं है? क्या हमने यहां ये जो भवन बनाया है, इससे पहले यहां पर घास होगी, यहां पर भी कोई भी वनस्पति लगी होगी, सब हमने हटाया होगा, तब हमने अपने लिए भवन बनाया होगा। क्या हम परजीवी नहीं हुए? दूसरों का जीवन लेकर के ही सबका काम बनता है, लेकिन उसमें भी दूसरों के जीवन के साथ में उद्देश्य ये रहता है कि हम दूसरों के लिए वो दुख नहीं दे रहे हैं जो दुख दूसरों के द्वारा उन्हें मिलता है। हम तो केवल अपने अति आवश्यक कार्य के लिए उसका उपभोग कर पाते हैं, तो वही हमारे लिए परिजीवीपना भी आ जाता है। श्वास लेते हैं तो श्वास में भी जीवन होता है किसी का, जल पीते हैं तो उसमें भी जीवन होता है किसी का, वृक्ष होते हैं तो वृक्ष भी आपस में भी परजीवी होते हैं। जैसे अमरबेल है वो परजीवी है, और कोई भी वृक्ष हो वो भी परजीवी है, क्योंकि कोई ना कोई वृक्ष कहीं ना कहीं से अपने पोषण का जो भी सामग्री खींचेगा वो धरती से ही खींचेगा। अगर वृक्ष परजीवी ना होते तो कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं जिन्हें जहां लगा दिया जाए वहां पर पानी की कमी हो जाती है। वो कौन से वृक्ष हैं? जैसे यूकेलिप्टस के वृक्ष हैं। आखिर ये भी तो एक परजीवीपना है, वो भी तो कहीं ना कहीं से जीवन निकाल रहे हैं, किसी का जीवन लेकर के ही अपना जीवन बढ़ा रहे हैं। आपके व्यापार चलते हैं, आप भी किसी से धन लेते हैं, आप भी किसी को वस्तुएं देते हैं। बिना ग्राहक के कभी व्यापारी का व्यापार चल सकता है? नहीं चल सकता। हर व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित है, लेकिन आश्रित होने का मतलब ये नहीं कि वह एक दूसरे को मिटाना चाहता है या एक दूसरे के लिए कष्ट पहुंचाना चाहता है, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित रह करके उसका जीवन जरूर चलता है। अगर हम यहां पर भी देखें तो यहां पर भी हमें दो भाव हमेशा दिखाई देंगे। प्रतिद्वंदता सर्वत्र विद्यमान है, वातावरण में भी है, पर्यावरण में भी है। अगर आज पर्यावरण में हमारे सामने दिखाई देता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो किसके कारण से? प्रतिद्वंदता के कारण से। कभी भारत के अंदर वृक्षों की कमी नहीं रही, जल की, पृथ्वी के अंदर निकलने वाले खनिज पदार्थों की कभी कमी नहीं रही भारत के अंदर। लेकिन जब कमी होती है तो क्यों हो रही है? कमी का मतलब इसलिए कमी हो रही है कि हम जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उनकी हम बर्बादी ज्यादा कर रहे हैं, उपयोग कम करते हैं। और जो चीजें हमारे लिए आवश्यक नहीं भी होती हैं, हम उन्हें आवश्यक बनाने के लिए प्रकृति को जब बहुत सारा नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, तो हमारे लिए इस प्रतिद्वंदता में जब हम ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो ये अनबैलेंस ही हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने का कारण बन जाता है। आज हम होड़ लगी हुई है भारत को अमेरिका बनाने की।
नहीं समझ आया? अमेरिका की सड़कें देख करके आते हैं लोग, न्यूयॉर्क और इंग्लैंड की सड़कें देख करके आते हैं, और यहां पर आकर के कल्पना करते हैं ऐसी 4 लाइन है, ऐसी चमकती हुई, ऐसी फर्राटेदार गति वाली वाहन वाली सड़कें यहां पे होनी चाहिए, बनाओ। और उन सड़कों को बनाने के कारण से ही बहुत बड़ा पर्यावरण हानि को प्राप्त हुआ है। चारों तरफ पहले छोटी छोटी पगडंडियां होती थी, छोटी छोटी सड़कें होती थी, वो उपयोगी थी। सड़कों पर चलना हमारे लिए, बैलगाड़ियां पहले चलती थी, सड़कों पर ही चलती थी, लेकिन उतनी उपयोगी होती थी, और उस उपयोगिता से कभी भी पर्यावरण पर प्रहार नहीं हुआ। यही वो चीजें हैं जिसको हम समझ सकते हैं उपयोगिता क्या और उपभोगता क्या। उपयोगिता से कभी भी पर्यावरण दूषित नहीं होता। आप कितनी भी श्वासें ले लो, कभी भी वायु की कमी नहीं होगी दुनिया में। आप कितना भी जल पी लो, जल का उपयोग कर लो, कभी भी आपके लिए जल की कमी नहीं होगी। कितनी भी पृथ्वी की वनस्पति का आप सेवन कर लो, आपके लिए कभी वनस्पति की कमी नहीं होगी। उपयोग करो। लेकिन जब हम उपयोग की बजाय उपभोग करने में हम उसकी बर्बादी ज्यादा करने लग जाते हैं, तो फिर हमारे वही शौक जो उपभोग करने के काम में आते हैं, वो हमारी चीजों को बर्बाद करके पर्यावरण का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। सड़कें जब तक सड़कों के रूप में थी, उनमें बैलगाड़ी भी चलती थी, साइकिलें भी चलती थी, धीरे धीरे मोटर गाड़ी आ गई, वो भी चलने लगी, सब कुछ चलता था। बसें भी चलती थी, स्कूटर भी चलते हैं, कारें भी चलती थी, अभी भी चलती हैं। लेकिन उन सड़कों को ही चौड़ा करने के लिए हर लाइन 4 वे होना चाहिए, 6 वे होना चाहिए। इस होड़ में जब से हम पड़ गए हैं, तब से हमने पर्यावरण को दूषित कर दिया है। ये अकाट्य सत्य है, किसी भी पर्यावरणविद से पूछ लेना। जब से हमने सड़कों का ये विशालीकरण करना शुरू किया, तब से इन 4 लाइनों के कारण से दुनिया का लंबा लंबा किलोमीटरों तक का वह जंगल नष्ट हो गया। चारों ओर वृक्ष लगे रहते थे, वो सारे के सारे वृक्षों का विनाश अब हम सड़कों पर देखते हैं। तो अब इतनी धूप, इतना कभी धूप के समय पर धूप, पानी के समय पर पानी, बचने के लिए कोई साधन नहीं होता है। जब तक कि वहां पर आपको किसी का कोई होटल ना मिल जाए, कहीं कोई किसी की बनी हुई कोई दुकान ना मिल जाए, तब तक आप अपने आप को बचा नहीं सकते। और पहले ये सब प्राकृतिक साधन होते थे, आदमी अपने आप को बचा लेता था। धूप से बचाने के लिए क्या करता था? छाया में खड़े होने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ जाता था। पानी भी ज्यादा गिर रहा है, उसे कहीं कुछ बचने की जरूरत है, वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता था। ऐसे घनेदार वृक्ष होते हैं, खूब पानी गिरता रहे, उसके नीचे पानी थोड़ा थोड़ा भी आएगा, ज्यादा नहीं आता है। ये सब हमारे लिए बचाव के साधन थे। हमने इन सब सड़कों के चौड़ीकरण करने के लिए इन पर्यावरणों को इतना प्रदूषित कर दिया कि उन वृक्षों की भरपाई करने के लिए अब हमें अलग से संकल्प लेने पड़ रहे हैं। हम भी एक वृक्ष लगाएं, हम भी एक वृक्ष लगाएं। ये एसोसिएशन, ये जो सामने बैठी हुई हैं, ये वृक्षों के संकल्प के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने के साथ साथ ये पर्यावरण की सुरक्षा में इस तरह के लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इस जो पर्यावरण अनबैलेंस हो गया, उसको बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये कोशिशें हमारे लिए कारगर हो सकती हैं, होंगी, इनमें समय लगेगा, क्योंकि हमने जो बर्बादी कर रखी है उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा हो चुका है। ये कोशिशें हमारी बहुत थोड़ा सा काम करेंगी, लेकिन कोशिशें अगर थोड़ी भी काम करती हैं तो भी हमें करना तो चाहिए। बर्बादी एक साथ जिस तरह के नियमों के कारण से होती है, अगर उस तरह के नियमों के तहत इसी तरीके के प्लांटेशन के कार्यक्रम, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के कार्यक्रम अगर किए जाएं, तब उनकी भरपाई हो पाएगी। लेकिन वो भरपाई होने में बहुत समय लग जाएगा। आपको पता है, आपने सड़कों के किनारों पर खड़े हुए उन वृक्षों को जो 20-20 साल से खड़े थे, कितने बड़े पर्यावरण सुरक्षा के वो स्रोत थे। 25-25 साल, 50-50 साल के भी वृक्ष हो जाते हैं तो भी खड़े रहते हैं, सबको जीवन देते हैं और स्वयं भी अपना जीवन जीते हैं। ये कहलाता है एक भाव, जिसके कारण से आदमी सबके काम में आता है।
थोड़ा सा जीवन जीने के लिए दूसरी सामग्रियों का उपयोग तो किसी को करना पड़ जाता है, लेकिन वह किसी का जीवन लेता नहीं है, सबको जीवन देता है। वृक्ष हमेशा जीवन दूसरों को देते हैं। ऐसे जीवन जीने की कला हम इन जिन चीजों से सीखते हैं, हमने उन्हीं को नष्ट कर दिया। और किस कारण से? तो सिर्फ एक प्रतिद्वंदता के भाव के कारण से। हमें बढ़ना है, भारत को इंडिया बनाना है। क्या बनाना है? यही तो संकल्प है देश का। और वो इंडिया ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देशों से वो कमतर ना रहे किसी भी चीज में। और उसी की दौड़ में हम चल रहे हैं, प्रतिद्वंदता में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी मूलभूत चीजों को खो रहे हैं, और दुनिया में जिस कारण से विनाश हो रहा है उसी का हम प्रैक्टिकल करके जब देख लेते हैं कि हाँ इन कारणों से विनाश हो रहा है, तब हम पीछे लौटने की बातें करते हैं। बातें तो हो रही हैं पीछे लौटने की, लेकिन हम थोड़ी देर से करते हो बातें। आज एक बहुत अच्छा चलन चल रहा है, जो लोगों के लिए बीमारियां घर कर रही हैं और जिन लोगों के लिए बहुत जल्दी बीमारियां आती हैं, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश के अंदर चल रहा है। और वो क्या है जानते हो? मोटे अनाज का सेवन करना। जिसे पहले कहते थे मोटा खाओ मोटा पहनो, आज क्या हो गया? बिल्कुल चिकना खाओ और पतलून पहनो, बिल्कुल पतला पतला झिल्ली वाला पहनो बिल्कुल। बस हमने अपनी संस्कृति को जहां मिटाना शुरू किया, जहां हम दूसरे देशों की प्रतिद्वंदता की होड़ में पड़े, बस वहीं से अपना विनाश शुरू हो गया। आज फिर से एक नई राह बाहर आ रही है, नई एक तरह की नीतियों के माध्यम से देश में एक चल रहा है, मोटा खाना शुरू करो। जो लोग समय से पहले ज्यादा फैटी हो जाते हैं, उसके भी कुछ कारण आजकल डॉक्टरों ने बताए हैं। अब फैटी होना बुरा नहीं मानना, हर कोई फैटी है यहां पर समझ आ रहा है? ओबेसिटी होती है, किसी भी तरह की कोई चीजें हैं, आज सबके लिए हैं, ये कोई बुरी मानने की बात नहीं है। लेकिन ये जो चीजें सामने आ रही हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी अपने उम्र के अनुसार जो वजन होना चाहिए उससे भी ज्यादा उनका विकास हो रहा है या उनका फैट बढ़ रहा है, उसके पीछे भी कुछ खान पान ऐसे हैं हमारे, जो हमारे लिए परेशान करने के कारण बन चुके हैं। अगर आपको लंबे समय तक पूरी उम्र जीना है, डायबिटीज से बचना है, तो मोटापे से बचो, ये तो आप समझ ही रहे हैं। और मोटापे से बचने का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ ये उपाय है कि आप जो भोजन करते हैं वो भोजन मोटा खाना होना चाहिए। जितना आप पतला खाएंगे, जितना आप चिकना खाएंगे, मैदा जितनी ज्यादा आप खाएंगे, उतनी ज्यादा आंतों की बीमारियां होंगी, पेट की बीमारियां होंगी, कब्जियत होगी, और जो आपके पेट में बीमारी शुरू हुई तो वो आपके हृदय तक आएगी, और यही बीमारियां फिर आपके ब्रेन तक जाएंगी, और इन्हीं बीमारियों का सिलसिला जब चलना शुरू हो जाता है, और वो सिलसिला शरीर जब संभाल नहीं पाता है, अंतहीन हो जाता है, तो वही फिर कैंसर और ट्यूमर का कारण बन जाता है। अनेक वैज्ञानिकों ने इस बात को खोज करके निकाला है कि हम जो भोजन कर रहे हैं, उस भोजन में जो हम अन्न लेते हैं, वो अन्न हमारा थोड़ा मोटा अन्न होना चाहिए। आचार्य महाराज ने भी इस बात को बहुत प्रमोट किया है। उन्होंने भी यहां तक कह रखा है, संघ के लोगों से भी कह रखा है, गेहूं मत खाओ। वो चाहते हैं कि गेहूं का सेवन बहुत कम हो, और ये बात आज सत्य साबित हो रही है कि गेहूं को खाने के कारण से ही ये तौंद बढ़ती है, पेट बढ़ता है। जो हम भोजन कर रहे हैं वो भोजन हमारा पचना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा होता है ये पतले भोजन के कारण से, चिकने भोजन के कारण से होता है, और यही भोजन हमारे लिए बीमारी का कारण बनता है। इसलिए आज अनेक
खाद्यान्न के बारे में जानने वाले, पर्यावरण को जानने वाले अनेक वैज्ञानिक लोग इस बात को कह रहे हैं, आप मोटा भोजन करना शुरू कीजिए। मोटे भोजन में क्या आता है? ज्वार, बाजरा, रागी, इसको कहीं नाचनी भी बोलते हैं, है ना, और एक कंगनी, समा का चावल, कोदो, है ना, कुटकी, ऐसे ये जो पदार्थ होते हैं इनका आप सेवन करें। अगर आप चाहते हैं हमें जीवन में कभी भी कब्जियत की शिकायत ना हो, हमारे पेट भारी होने से हमें कभी डायबिटीज ना हो, हमारे लीवर प्रॉपर काम करते रहें, तो आप अब अपने जीवनचर्या में इस प्रकार के अन्न को शामिल करें। इसे मिलेट्स कहा जाता है। समझ आ रहा है? और इसके लिए भी आजकल क्रांति चल रही है। सुना है कि ये 2023 का वर्ष पीएम मोदी ने इसी मिलेट्स क्रांति के लिए उद्घोषित कर रखा है कि आपको इस तरह के मोटे अन्नों का सेवन करना है। ये आप करना शुरू करेंगे, अपने आप आपके शरीर में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो अपने आप बैलेंस होने लग जाएगा। लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए एक एक बीमारी का आप कब तक हमसे एक एक इलाज पूछते रहेंगे? सब बीमारियों का एक इलाज, लंबे समय तक जीने का राज, मिलेट्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। समझ आ रहा है? और उसमें ऋतु के अनुसार आप उपयोग कर सकते हैं। मान लो अभी गर्मी चल रही है, बरसात का मौसम है, इस मौसम में आपको बाजरा नहीं खाना है, इस मौसम में आप ज्वार का उपयोग कर सकते हैं। रागी होती है, जौ होता है, ये सब भी जो है उपयोगी चीजें होती हैं। और ये रागी भी आजकल चलने लगी है। महाराष्ट्र में तो चला ही करती थी, कर्नाटक में चला करती थी, अब ये इधर भी आने लगी है। लेकिन इसकी रोटी बनाना तो यहां की महिलाएं अभी जानती नहीं है। ज्वार की रोटी बनाना महिलाएं अभी जानती नहीं है। उन्हें तो वो पतली पतली सी करके और वो पतली पतली सी रोटी बनाना आता है। इनकी रोटी बना भी देंगी तो कच्ची कच्ची बना के रख देती हैं। वो खाने योग्य नहीं होती हैं, और खा ली जाए तो फिर वो वायु गैस का कारण बन जाती हैं। ये चीजें भी सीखना चाहिए। आजकल के बच्चों को ये भी कलाएं सिखाना चाहिए। और आपसे कह रहा हूं, डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी जो चीज होती है वो होती है जो मोटा भोजन, गर्म पानी और मोटा भोजन। लंबे समय तक अगर आपको दवाइयों से बचना है और डायबिटीज पर कंट्रोल करना है तो आप दवाइयां ना खाएं, अपनी खाने पीने की स्टाइल बदलें। चोकर जिसको बोलते हैं, जो गेहूं का मोटा गेहूं रह जाता है पिसने के बाद में, जो चोकर होती है, उसकी रोटी खाना, ये खाना आप शुरू करें। किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है कितनी बार खाना है, कितनी खाना है। जितनी आपकी भूख हो उतनी खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। समझ आ रहा है? चोकर की रोटी खाएं, गर्म पानी पिएं, और हो सकता हो तो एक और अच्छी दवाई आपको बता रहा हूं, जो भूसा आप गाय भैंस को खिलाते हैं उस भूसे का पानी पिएं आप। समझ में आ रहा है? किसका? इसीलिए गाय भैंसों को कभी भी डायबिटीज नहीं होती है। जो तुम लोग जो है ज्यादा ये इडली डोसा खा खा करके बेकार हो रहे हो, इसी कारण से बीमारियां हो रही हैं। वो भोजन करो जो मोटा मोटा भोजन है। गाय भैंसों के लिए जो भूसा डाला जाता है, उसी भूसे को आप अपने एक किसी गिलास में, लोटे में रख करके उसको डाल लो। बाद में उसका पानी 6 घंटे बाद उसका जब तैयार हो जाए तो उसको छान लो, पानी पानी पी लो। ये परमानेंट इलाज हैं। रोजाना इंसुलिन लगाने वाले इलाजों से कोई काम नहीं होगा। ये परमानेंट इलाज है। और ये आपकी जब लाइफ स्टाइल में आ जाएंगे, ये तो खाने पीने के लिए हो गया। दूसरा, समय पर सोना, समय पर जागना। इस तरीके का अपनी बॉडी का सिस्टम बनाना चाहिए। टाइम का चैनल इस तरीके का सेट होना चाहिए कि हम समय पर सोएं, समय पर उठें। यदवा तदवा नहीं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं, ये तरीका नहीं।
समय पर सोना, समय पर जागना। फिर तीसरा तरीका उस डायबिटीज को कंट्रोल करने का होता है कि हम थोड़ी सी ऐसी एक्सरसाइज करें जो हमारे पेट के आसपास के ऑर्गन्स को मजबूत और उसको शक्तिशाली बनाने में काम आए। लोग सोचते हैं केवल पैंक्रियाज का काम ही है डायबिटीज को कंट्रोल करने का। मैंने एक दिन भी आपसे कहा था, सबसे पहले आपके लीवर पर इफेक्ट आता है। लीवर, स्प्लीन और पैंक्रियाज, ये तीनों चीजें कनेक्टेड होती हैं और उन तीनों की दवाई भी लगभग एक सी होती है आयुर्वेद के अंदर। अगर कोई भी चीज खराब होती है तो आपको सबसे पहले लीवर पर ध्यान देना होता है। लीवर जरूर आपका कमजोर हो जाएगा अगर आपको डायबिटीज होगी। तो लीवर की मजबूती के लिए भी आपको चीजें बताई थी और यह भी आपको बताया था कि अगर आपके लिए इस तरह की चीजें बनी रहेंगी तो आप अपने लिए ये ध्यान दें कि हम जो एक्सरसाइज भी हमारे द्वारा थोड़ी सी होनी चाहिए। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन सबके लिए कारगर होते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।